हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं और उससे रिलेटेड किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये है आजीविका के अंतर्गत आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, भारत में जो है मोटे तौर पर देखा जाए तो तीन फसल होती हैं, तीन फसल ऋतुएँ होती हैं। पहली होती है एक खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद। ये तीन फसलें जो हैं भारत में बोई जाती हैं। अब ये जो फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं ये देखते हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है कि खरीफ की फसल में बोई जाने वाली फसलें इनमें से कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो देखते हैं कि करके सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की। इसकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खरीफ फसल की जो बुआई है ये किस महीने में होती है। तो ये जून और जुलाई में, और कटाई की बात करेंगे तो यह अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। और इसी से अगर पूछा जाए आगे, देखिए, इन फसलों के लिए अधिक पानी एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मतलब कौन सी फसल में अधिक पानी एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्द्रता। ठीक है, अगला है मुख्य फसलें। इसमें मुख्य फसलें देखिए कौन कौन सी है। धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर इत्यादि क्या है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो आप ये ध्यान रखिए, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, अरहर ये सभी खरीफ की फसल में आती है। अगला देखते हैं, इसमें रबी की फसल। खरीफ की फसल की बात हो गई। अब इसकी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में जो है बुआई की जाती है। यहाँ पर देखिए क्या था आपका, खरीफ की फसल जो है बुआई जून जुलाई में हो रही थी और अक्टूबर नवंबर में क्या है, इसकी कटाई हो जा रही थी। जैसे ही इसकी कटाई होती है तब क्या है, खरीफ फसल की जो है बुआई चालू हो जाती है और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। इसमें खरीफ की जो फसल की अपेक्षा क्या है, कम पानी की आवश्यकता होती है रबी की फसल में। इसकी जो मुख्य फसलें कौन कौन सी है, देखिए, गेहूँ है, जौ, चना, मटर, ज्वार, अलसी, तोरिया और सरसों। ये मुख्य फसल हैं किसकी, रबी की। अब जायद की फसलें के बारे में जानेंगे कि जायद फसल में क्या होता है। देखिए, ये जो फसल होता है अधिकतर जो है ग्रीष्म काल में होता है। एक छोटी फसल हेतु होता है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए होता है ये। इसमें जो मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तरबूज जो अभी गर्मी में आ रही है, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया और खरबूज। ये जो फसलें हैं ये ग्रीष्म काल में ही आती है, यानी कि ग्रीष्म के समय यानी कि गर्मी में के समय में ही आती है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जायद की फसल कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। देखिए, धान है, मक्का है और मूंगफली, ये जो फसल हैं क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती है। देखिए, इसमें जो है धान जो है क्या है, खरीफ है। ठीक है, और अगर मक्का की बात करेंगे तो मक्का भी क्या है, खरीफ की फसल है। मूंगफली भी क्या है, खरीफ की फसल है। लेकिन इसको क्या है, गर्मी के दिनों में भी बोया जाता है। ये याद रखिएगा ऑप्शनल में कि गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं जो खरीफ की फसल में भी बोई जाती हैं। तो धान, मक्का और मूंगफली, ये याद रखिए आप। फिर अब बात करेंगे उर्वरक के बारे में। तो इसमें उर्वरक क्या है, कृषि से संबंधित ये भी है कि खाद की ज़रूरत पड़ती है खेतों को, तो उसमें उर्वरक की बात करेंगे। तो देखिए, चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में रासायनिक उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो आपसे अगर यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता
देश कौन सा है तो चीन, और दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो भारत देश है। ठीक है, अब देखिए अगला, भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम तीनों का जो उपयोग है वो होता है, और किस अनुपात में उपयोग होता है तो देखिए 4:2:1 में होता है। ये याद रखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सके तो पूछ ही दें। ठीक है, तो 4:2:1 में होता है कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फेट, ठीक है, और फास्फेट और पोटेशियम। ठीक है, ये जो तीनों होते हैं ये 4:2:1 में होते हैं। अब कृषि जोत के बारे में बात करेंगे तो कृषि जोत में अगर बात करेंगे, देखिए अगर सीमांत जोत की बात करेंगे तो एक हेक्टेयर तक की जो कृषि भूमि होती है उसको सीमांत जोत कहा जाता है। लघु जोत की बात करेंगे तो 1 से 2 हेक्टेयर तक के जो भूमि है उसको बोलेंगे। अर्ध मध्यम जोत बोलेंगे तो 2 से 4 हेक्टेयर तक के भूमि को अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। फिर मध्यम जोत की बात करेंगे तो 4 से 10 हेक्टेयर तक के जो भूमि होती है उसको बोलेंगे। और वृहद जोत की बात करेंगे तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो भूमि होती है उसको वृहद जोत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिए, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, याद हो गया? नहीं याद हुआ तो आप प्लीज़ जितना मैं बता रहा हूँ सबको आप एक नोट्स बना लीजिए, पढ़ते जाइए और रिवीजन भी करते जाइए। हर एक चीज़ आपको याद होता जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, और कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़ लीजिए, बहुत है उतना, आप एग्ज़ाम फाइट आराम से कर लेंगे। देखिए अगला है, कृषि गणना के अनुसार 2010-11 में जब जनगणना हुआ था, कृषि गणना, तब भारत में कृषि जोतों का औसत जो है 1.16 हेक्टेयर था। ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, याद रखिए। ठीक है, IMP है ये याद रखिए। 2010-11 के अनुसार में 1.16 हेक्टेयर कृषि जोतों की गणना की गई थी। छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार लगभग 1.5 हेक्टेयर है, यानी कि 1.5 हेक्टेयर है। नागालैंड में क्रियाशील से कृषि जोतों का औसत आकार राज्यवार सर्वाधिक है, जबकि केरल में सबसे कम है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औसत आकार राज्यवार सर्वाधिक कृषि जोतों की जो औसत आकार है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो नागालैंड में, और सबसे कम की बात करेंगे तो केरल में है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। अब बात करेंगे कृषिगत लागत व मूल्य आयोग की। तो इसमें देखिए 1965 की में जब स्थापना हुआ था कृषिगत लागत व मूल्य आयोग, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ देगा कि कृषिगत लागत व मूल्य आयोग कब स्थापना हुई थी, तो 1965 में। जब यह आयोग बना था तो क्या हुआ था, विभिन्न कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन कीमतों को रखा गया था, वसूली कीमतों को रखा गया था, और जारी कीमतों की सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसमें तो अब ये सभी को देखेंगे कि वसूली कीमत और ये जारी कीमत, इन सभी को देखिए। मूल्य नीति की बात करेंगे। सबसे पहले मूल्य नीति में अगर समर्थन जो मूल्य था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोला जाता है, तो यहाँ देखिए समर्थन कीमत जो हुई थी किसान द्वारा उत्पादित फसलों को खरीदने के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य रखा गया था। इस मूल्य पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है या किसानों की मूल्य सुरक्षा प्रदान कर लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करता है। यानी कि मान लीजिए जो समर्थन मूल्य है, अगर एक जो है यानी कि 100 kg का जो धान होगा उसका जो मूल्य होगा मान लीजिए कि 1150 रुपये है, तो ये इसका क्या है, समर्थन मूल्य कहलाएगा, न्यूनतम मूल्य कहलाएगा इस धान की। ठीक है, अब इसी में बात करेंगे वसूली कीमत, यानी कि सर्कमेंट प्राइस के बात करेंगे। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे जाने वाले सामान को सरकार बाज़ार से खरीदती है, और यह खरीद जिस मूल्य पर की जाती है उसे ही वसूली कीमत कहते हैं। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे गए, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी जो सार्वजनिक रूप से बेचा जाएगा जिसको, ठीक है, वहाँ पर क्या है, सामान को तो सरकार खरीदती है, उसको मान लीजिए 100 रुपये में खरीदती है,
तो यह जो खरीदा गया है, ये 100 रुपये जिस पर खरीदा गया है, यही इसकी वसूली कीमत है। वसूली कीमत पर सरकार खाद्यान्नों को बाजार से व्यापारी की भांति खरीदती है। इसी कीमत पर बम्पर भंडारों के लिए भी खरीदी जाती है कि 100 रुपये पर भी बहुत सारे एक भंडारण क्षमता रख दिया जाएगा और वहाँ पूरा इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो ये वसूली कीमत हो गई। अब बात करेंगे जारी कीमत यानी कि इशू प्राइस। इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को खाद्यान्न बेचती है। मतलब यहाँ देखिए, वसूली कीमत पे अगर वो 100 रुपये में ले रही है, अब सरकार को इसमें मुनाफा चाहिए तो वो क्या करेगा, 102 रुपये में बेचेगा, यानी कि इस पर क्या करेगा, 2 रुपये का मुनाफा कमाएगा। तो ये इसका जारी कीमत है, यानी कि हमारे तक आएगा तो ये कितने रुपए में बेचा जाएगा, 102 रुपये में बेचा जाएगा। तो यही इसका जारी कीमत कहलाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एडीओ की तैयारी अभी से करते रहिए। इसका फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा तो मुश्किल से आपको 1 मंथ ही तैयारी करने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए, और जब फॉर्म निकल जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, आप फॉर्म फिलअप कर लें, तो थोड़ा तेज़ी कर लें इस चीज़ों को। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको पूरा तैयारी कराएंगे एडीओ का। हर एक जो है आजीविका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, हम सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।